नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका एक और नए लाइव सेशन में। कैसे हैं आप? जिसके लिए इतने दिन हमारा मन और मस्तिष्क दोनों बेचैन थे, फाइनली अब वो एक्साइटमेंट खत्म हो चुका है। ठीक वैसे ही जैसे हम किसी गिफ्ट को प्राप्त करने के लिए या किसी वस्तु को प्राप्त करने के लिए बड़े बेचैन होते हैं, और जब वो मिल जाती है या जब वो वस्तु आपके पास आ जाती है या आपको मिल जाती है, तो फिर एक नया जो है वो प्रेशर क्रिएट करती है, या फिर उसमें वो एक्साइटमेंट जो था आज सुबह तक दोपहर तक मन में यही था कि पेपर पता नहीं कब होगा, अप्रैल में होगा या मार्च में होगा या फरवरी के एंड में होगा। बहुत सारे अलग अलग विद्वान मेरे जैसे यूट्यूब पर अपनी अपनी राय भी रख रहे थे, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं मन बड़ा बेचैन था। लेकिन शाम होते होते वो सारे जो बेचैनी के बादल थे वो छंट गए, और सूर्य देवता या ऐसे कह लीजिए कि जो बादल थे चिंताओं के वो सारे छंट गए, और अब सिचुएशन आ गई है ऐसी कि अब सब कुछ क्लियर है, बिल्कुल मौसम साफ है। अब पता चलेगा कि हम कहाँ हैं। अब आ गया है एक नया प्रेशर कि समय बचा है 71 दिन, यानी 70 दिन मान के चलो, 70 दिन बचे हैं, और इन 70 दिन में ऐसा क्या किया जाए जिससे कि अगले 70 साल हमारे जो है वो बेहतरीन गुजरे। ये जो 70 दिन है वो अगले 70 साल के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाले हैं। अभी हमने प्लान बी शुरू किया था। हम प्लान बी के अंदर हमने तय किया था 15 जनवरी तक का कार्यक्रम, है ना। तो प्लान बी के अंदर 15 जनवरी तक हमने जो कार्यक्रम तय किया था, एसएसटी का कंप्लीट रिवीजन एंड राजस्थान के अंदर राजस्थान अधिक बुक पढ़ना जिससे राजस्थान जीके कवर हो जाए, मनोविज्ञान का रिवीजन करना, प्लस इसके अलावा जो है वो बाकी जो छोटे छोटे सब्जेक्ट हैं उन सबको कवर करना। और इनको टारगेट बना के चले थे कि जनवरी के महीने में हम कंप्लीट करेंगे। तो जनवरी में ये सारी चीजें कवर करेंगे, प्लस करंट अफेयर करेंगे, प्लस फरवरी के 1 से लेकर 20 फरवरी तक इन सारे चीजों को प्रैक्टिस के तौर पर हम इंप्लीमेंट करेंगे। ये तो मैं करने वाला हूं यहां पर आपके साथ मिलकर। आप भी अपनी योजना बनाएं और इन 70 दिनों में टारगेट बना के चलें। अगर आपका 1 से 1.5 या 2 बार कोर्स हो चुका है तो कम से कम 1 बार कोर्स और रिवाइज करें आप, प्लस आप प्रैक्टिस करें। अगर 1 बार कोर्स हो गया है तो पहले आप जो भी जहां से भी पढ़ रहे हैं, जिस कोचिंग में या ऑफलाइन या ऑनलाइन या सेल्फ स्टडी कर रहे हैं, तो थोड़े से प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करें जिससे आपका आंकलन हो जाएगा, मूल्यांकन हो जाएगा, और फिर जहां जो टॉपिक कमजोर है उसको पक्का करने में, उसको कवर करने में मेहनत करें। फरवरी के लिए जो तैयार हैं तो बिल्कुल तैयार रहें, कोई दिक्कत नहीं है। अब समय आ चुका है, अब कोई कंफ्यूजन नहीं है। अब बस सब कुछ तय है, शादी की दिनांक फिक्स हो चुकी है और समय भी फिक्स हो चुका है। बस अब तो मिलन की बेला आने की देरी है, और वो अब आएगी क्योंकि डेट फिक्स हो चुकी होती है ना। अब आपके इनविटेशन कार्ड छप चुके हैं, तो अब तो निश्चित तौर पर ही जो है वो सब कुछ सही सही होगा। अब मेहनत में कमी नहीं रहनी चाहिए, क्योंकि अगर अब मेहनत में कमी रह गई तो फिर दोषी केवल हम और हम ही रहेंगे। तो आइए, राजस्थान की प्रशासनिक राजस्थान के अंदर ये जो मुख्य परीक्षा है, जो बच्चे एसएसटी से तैयारी कर रहे हैं, हालांकि पदों की संख्या देखोगे तो थोड़ा सा डिमोटिवेशन हो सकता है, लेकिन इस बात का कोई फर्क नहीं पड़ेगा। जो बच्चा पढ़ेगा उसका ही सिलेक्शन होगा, चाहे पद 1000 हो, चाहे 5000 हो, चाहे कितने भी हो। तो मेहनत ज्यादा करें, बेहतरीन मेहनत करें और निश्चित तौर पर सफलता प्राप्त करें। मुगल साम्राज्य लास्ट सेशन में पढ़ रहे थे, मुगल साम्राज्य की आज प्रशासनिक व्यवस्था की चर्चा आपके साथ करते हैं।
देखो एसएसटी के वन लाइनर क्वेश्चन मैंने आपको कुछ टॉपिकों के करवाए हैं, अभी मैं रिवीजन क्लास करवा रहा हूं। रिवीजन क्लास करने के बाद सीधे ही आपको जो है वो हम प्रैक्टिस करवाएंगे एमसीक्यू के माध्यम से। अब हमारे पास लिमिटेड समय है, तो लिमिटेड तरीके से ही सारी चीजों को हम करने वाले हैं। प्रयास यह है कि सब कुछ करें, लेकिन सब कुछ बेस्ट से बेस्ट करें। तो बस आप भी अपनी मेहनत को बढ़ाइए, हम भी अपनी मेहनत को बढ़ाते हैं, और आइए कुछ बेहतरीन करने का जो है वो प्रयत्न करते हैं। प्लस आपको 2-3 बातें और ध्यान रखनी पड़ेगी। एक तो हम रीट लेवल फर्स्ट के लिए कुछ नहीं कर पाए सब्जेक्ट के लिए, तो उसके लिए भी कुछ प्रयत्न करेंगे। तो मैं कुछ और बेहतरीन, थोड़ा सा अब हमारी भी जिम्मेदारी बढ़ चुकी है। हालांकि इस समय आज नोटिफिकेशन आने के बाद सबने अपने कोर्स लॉन्च किए हैं, और जो भी नोटिफिकेशन की सूचना दे रहा है वो अपने कोर्स की भी सूचना दे रहा है कि भैया अब इतने दिन बचे हैं तो हमारा ये कोर्स आ रहा है, आप खरीद लो, हमारा ये कोर्स आ रहा है, ये खरीद लो। लेकिन हम आपको कुछ भी खरीदने के लिए नहीं कह रहे हैं, हम आपको कह रहे हैं कि अब समय आ गया है अपने जो हथियार अब तक आपने तैयार किए थे उनकी धार को और ज्यादा तेज करने का। जो डाटा आपने बनाया है उनको बेहतरीन तरीके से रिवाइज करने का, उनको आत्मसात करने का, उनको याद करने का, और इस तरीके से अपने आप को सज्ज कर लेना है अस्त्र शस्त्र से कि जब आप युद्ध के लिए यानी परीक्षा के लिए जाएं तो वहां पर असफलता आपको छू भी नहीं सके और सफलता आपकी सुनिश्चित हो जाए। और हम भी आपके लिए यह प्रयत्न करेंगे कि 15 जनवरी तक लगभग कंप्लीट सिलेबस हम रिवाइज करवाएं आपको, और फिर जो है इसके मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन भी करवाएं। हमसे जितना होगा हम आपका पूरा साथ देंगे। आप भी अपने स्तर पर और मेहनत करें, जितने भी आप मेहनत कर रहे थे उसका लेवल बढ़ा दीजिए अब, क्योंकि अब लेवल बढ़ाने का समय आ चुका है। लास्ट सेशन में हम देखिए क्या कर रहे थे। लास्ट सेशन में हम जो चर्चा कर रहे थे उसमें मुगल साम्राज्य में हमें इतना ही पढ़ना है, औरंगजेब तक ही पढ़ना है, ज्यादा नहीं पढ़ना है, क्योंकि और ज्यादा पढ़ने का कोई फायदा नहीं है। ठीक है, रीट लेवल फर्स्ट में भी जो एसएसटी का टॉपिक है, रीट लेवल फर्स्ट सामाजिक विज्ञान नाम से है, उसमें भी मुगल काल है, तो वो भी यहां पर कवर हो जाएगा मुगल काल। तो आज हम इनकी प्रशासनिक व्यवस्था की जो है वो चर्चा करेंगे। तो लिखिएगा मुगल काल में प्रशासनिक, मुगल काल में प्रशासनिक व्यवस्था। देखिए मुगल काल के अंदर जो प्रशासनिक व्यवस्था थी उसकी हम चर्चा करते हैं। बस तो भरोसा है तो फिर लगे रहिए, कोई दिक्कत नहीं आएगी, हम आपके भरोसे को कतई टूटने नहीं देंगे। ठीक है, देखिए मुगल जो प्रशासन था वो कैसा प्रशासन था। मुगल जो शासन था एक राजतंत्रात्मक शासन व्यवस्था अपनाता था। ठीक है, राजतंत्रात्मक शासन व्यवस्था थी इनकी। इनकी जो शासन व्यवस्था थी वो वंशानुगत थी। कैसी थी? वंशानुगत, बेटा बेटे के बाद फिर बेटा, वंशानुगत। देखो एक राजतंत्रात्मक यानी राजा शासक होता था, वंशानुगत अर्थात वंश के आधार पर राजा बनता था, उसमें योग्यता का कोई महत्व नहीं होता था। प्लस निरंकुश शासन होता था इनका, यानी राजा जो कह देता वही सही होता था, राजा पर किसी का अंकुश जनरली नहीं होता था। और इस तरीके की ये क्या थी? शासन व्यवस्था इनकी थी। ठीक है, महत्वपूर्ण बातें मैं आपको लिखवा रहा हूं। इसके बाद अगर चर्चा करें तो इन्होंने जो है वो अबुल फजल इनके एक इतिहासकार हुए हैं। अबुल फजल, देखो ये सारे वन लाइनर क्वेश्चन के रूप में लिखा रहा हूं मैं आपको। अबुल फजल ने तो इतिहास के अंदर ये कह दिया मुगल काल के बारे में कि मुगल काल का जो बादशाह होता है वो फर-ए-इज़्ज़ी होता है। फर-ए-इज़्ज़ी अर्थात ईश्वर का प्रकाश। ये क्वेश्चन बहुत प्यारा बन सकता है पेपर में कि अबुल फजल ने बादशाह को क्या कहा। अबुल फजल ने
बादशाह को क्या कहा? अबुल फजल ने बादशाह को, अबुल फजल ने बादशाह को कहा फॉर ए इज्जदी, फॉर ए इज्जदी। इसका अर्थ होता है ईश्वर का प्रकाश, ईश्वर का प्रकाश कहा। किसने मुगल बादशाह को फर ए इज्जदी कहा, यानी ईश्वर का प्रकाश कहा? तो अबुल फजल ने इनको जो है वो कहा। और इनके शासनकाल की अगर बात करते हैं तो इनमें दीवान ए वजीर होता था, दीवान, दीवान या वजीर का पद होता था, जो क्या क्या कहलाता था? वित्त मंत्री। क्या कहलाता था? वित्त मंत्री। वित्त मंत्री जो होता था उसे वजीर या दीवान कहा जाता था। इनके शासनकाल में जो है वो बहुत सारे दीवान के पद होते थे, जैसे दीवान ए जागीर, दीवान ए जागीर एक पद होता था इनके काल में। एक इनके पद होता था दीवान ए खालसा, धर्म से संबंधित। इनके काल में एक पद होता था दीवान ए वयुतात, दीवान ए वयुतात। वयुतात, दीवान ए वयुतात जो होता था वो कारखाना अधीक्षक होता था। कारखाना यानी फैक्ट्री अधीक्षक, यानी जो भी इनके काल में कारखाने वगैरह चलते थे उनका देखरेख यही करता था। इनके अलावा एक पद होता था इनके काल में दीवान ए तन, दीवान ए दीवान ए तन। ये वेतन विभाग से संबंधित होता था, वेतन, वेतन यानी सैलरी डिपार्टमेंट से होता था ये। और एक इनके काल में पद होता था दीवान ए तबजीह, दीवान ए तबजीह, तबजीह। दीवान ए तबजीह जो है वो सैनिक आवश्यकता पूर्ति करता था। ये सैनिक, सैनिक आवश्यकता, सैनिक आवश्यकताओं की पूर्ति का कार्य करता था। यानी सैनिकों की आवश्यकताएं जो होती थी उनकी आवश्यकताओं को पूरा करना इनका कार्य था। हथियार है, खाने का सामान है और बाकी सारी चीजें हैं उनका। हिंदी शिक्षण विधियां मैं आपको नहीं करवाऊंगा, मैं केवल आपको एसएसटी का ही सारा मैटर करवाने वाला हूं, बाकी मैं किसी विषय का आपको नहीं करवाने वाला हूं। हाँ, रीट लेवल फर्स्ट में हम प्रयत्न करेंगे, लेकिन अब समय कम है तो मैं 100% अभी नहीं कहूंगा रीट लेवल फर्स्ट के विद्यालय विषयों के लिए। लेकिन बाकी जितने विषय हैं रीट लेवल फर्स्ट के विद्यालय विषय को छोड़कर, रीट लेवल फर्स्ट में बाकी जितना भी पार्ट बचता है विद्यालय विषयों को छोड़कर वो कंप्लीट हो जाएगा रिवीजन में। प्लस रीट लेवल सेकंड में जो बच्चे एसएसटी की तैयारी कर रहे हैं उनका कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। क्योंकि अब अपने पास लिमिटेड कार्य रहा है, लिमिटेड समय रहा है। एक पद होता था इनके यहां दीवान ए शादात। क्या पद होता था? दीवान ए शादात। इसका कार्य क्या था? जो धार्मिक मामले होते थे उनका ये क्या होता था? प्रमुख होता था, धार्मिक मामलों का प्रमुख। ये सारी चीजें क्वेश्चन के रूप में पूछी जा सकती है। धार्मिक मामलों का ये प्रमुख होता था, ठीक है। धार्मिक मामलों से संबंधित मैंने आपको मुगल काल के क्वेश्चन करवाए हैं, तो वहां से ऐसे क्वेश्चन पूछे गए हैं प्रीवियस ईयर पेपर के अंदर, तो आप इनको देख सकते हो। मुशरिफ महालेखाकार कहलाता था, मुशरिफ, मुशरिफ, मुशरिफ महालेखाकार, महालेखाकार। ये पूरे राज्य का जो डाटा था वो तैयार करता था प्रशासन से संबंधित। तो ये महालेखाकार, अकाउंटेंट जनरल कहा जाता था इनको। इसके बाद एक पद होता था इनमें
मुस्तौफी, मुस्तौफी ये जो पद होता था ये होता था ऑडिटर का। ऑडिट यानी इन सारे जो महालेखाकार ने जो डाटा बनाए हैं, जो फाइल बनाई है, जो बही बनाई है, उसका ये क्या करता था, ऑडिट करता था। इसे महालेखा परीक्षक, महालेखा परीक्षक कहा जाता था। परीक्षक इसका कार्य था जो भी डाटा तैयार हो रहा है उसकी ऑडिट करना, उसकी गड़बड़ी को पकड़ना, उसमें कमियों को पकड़ना। तो ये दोनों जो है ये मोस्ट है, याद रखना। पूछा जा सकता है कि मुगल काल में जो महालेखाकार होता था वो क्या कहलाता था, और मुगल काल में जो महालेखा परीक्षक है वो क्या कहलाता था। ये दोनों ही चीजें आपके लिए महत्वपूर्ण है। नेक्स्ट देखिए, आपके स्क्रीन पर जो क्वेश्चन आ रहा है वो देखिएगा। इनके काल में एक और पद होता था मुगल प्रशासन के अंदर, एक वकील का पद होता था। तो आपसे मैं क्वेश्चन पूछता हूं, बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन पूछता हूं कि अकबर का वकील कौन था? बताओ कमेंट में, अकबर का वकील कौन था? अकबर का वकील कौन था? वकील, अकबर का वकील कौन था? एक बहुत ही शक्तिशाली पद होता था। अकबर का वकील कौन था ये बताओ, जल्दी से कमेंट करके बताओ, अकबर का वकील कौन था? हाँ, L1 वालों के लिए भी ये टॉपिक काम आ जाएगा। L1 और L2 दोनों में ये टॉपिक जो है वो बहुत अच्छे से काम आएगा, कोई दिक्कत नहीं है, पढ़ो आप। क्योंकि मुगल काल चाहे L1 का हो चाहे L2 का हो, दोनों में मुगल काल तो मुगल काल ही है ना, उसमें कोई अंतर थोड़ी है। बताओ जल्दी से कि अकबर का वकील कौन था? नहीं, महेश दास नहीं था। लिखो, वकील का एक पद होता था, यह शक्तिशाली पद था। मुगल काल में एक शक्तिशाली पद था। और अब लिखो नोट लगा के आप, अकबर का वकील। अकबर के वकील कौन है? अकबर के वकील तो लिखें आप इसमें, अकबर का एक तो वकील था बैरम खां। कौन था? बैरम खां का नाम सुना है आपने? एक मिनट, बेहराम खां है वो, बेहराम खां, ये अकबर का वकील था। एक अकबर का वकील था महाअनंगा। कौन थी? महाअनंगा। ये भी अकबर की क्या थी? वकील के पद पर जो है वो कार्य कर चुकी थी। ठीक है, तो ये अकबर की वकील थी। ये दोनों जो थे वो क्या थे? अकबर के वकील थे। ये अकबर के वकील, यानी अकबर की तरफ से ये डिसीजन ले सकते थे, अकबर की तरफ से ये अपना पक्ष रख सकते थे, अकबर की तरफ से बातें कर सकते थे। इतनी पावर होती थी कि कोई व्यक्ति राजा की तरफ से बात कर सकता था। बहुत प्यारा क्वेश्चन है, पूछा जा सकता है। इसी से संबंधित एक क्वेश्चन बनता है यहां पर कि यह वकील प्रथा समाप्त किसने की? वकील प्रथा समाप्त किसने की? मुगल काल में वकील प्रथा जो अकबर के शासनकाल में थी, इसको समाप्त किसने किया? तो शाहजहां ने इस पद को समाप्त किया। ठीक है, किसने? शाहजहां ने। शाहजहां जैसे ही शासक बने, इन्होंने इस प्रथा को या इस पद को, वकील के पद को ही इन्होंने समाप्त कर दिया। अकबर के बाद आप इस पद को नहीं पढ़ेंगे। ठीक है, इसके बाद अगर हम चर्चा करते हैं तो एक पद होता था मीर ए बख्शी। क्या होता था? एक पद होता था मीर ए बख्शी। मीर ए बख्शी, मीर ए बख्शी जो पद होता था वो किससे संबंधित होता था? मीर ए बख्शी जो होता था ये रक्षा मंत्री होता था। रक्षा मंत्री का कार्य होता था इसका, ये रक्षा मंत्री का कार्य करता था। ठीक है, सैनिकों को वेतन
देने से संबंधित काम, सैनिक भर्ती से संबंधित काम और सैनिकों के संबंधित जो भी डॉक्यूमेंट होते थे उस पर यह हस्ताक्षर करता था। सैनिक भर्ती का कार्य था इसका, भर्ती करना। और सैनिकों का एक आइडेंटिटी कार्ड बनता था जिसका नाम होता था, क्या नाम होता था? शरखत। क्या नाम होता था? शरखत पर हस्ताक्षर होते थे इसके, सरकत पर इसी के हस्ताक्षर होते थे, जिसको एक सैनिक को क्या मिलती थी? ज्वाइनिंग मिलती थी। ठीक है, तो ये आप याद रख सकते हैं। तो एसएसटी का टॉपिक है क्या? आप एग्जाम डेट आ गई है और आपको यह भी पता नहीं है कि जो पढ़ा रहा हूं वो एसएसटी का टॉपिक है कि नहीं है, तो फिर कैसे काम चलेगा? एसएसटी का ही टॉपिक है मुगल साम्राज्य की प्रशासनिक व्यवस्था। ऐसे क्वेश्चन मत पूछा करो आप मूर्ख भरे, ठीक है ना। इसके अलावा बात करते हैं तो एक पद होता था मीर खान सामा। मीर खान सामा, मीर खान सामा, ये एक पद होता था मीर खान सामा। खान सामे के शब्द से आपको समझ में आ रहा है कि इसका काम था भोजन वगैरह की देखभाल करना। शाही महल के अंदर, शाही महल में भोजन आदि आवश्यकता पूर्ति करना, आवश्यकता पूर्ति करना, ये काम किसका था? मीर खान शामा का ये कार्य था। ये रसोइया था। एक पद होता था काजी का। किसका पद होता था? काजी का पद होता था। काजी, काजी भी इसको कहा जाता था, प्लस इसी का एक अन्य नाम था। क्या नाम था? शद्र। काजी या शद्र का पद होता था। और इसका क्या कार्य होता था? इसका जो कार्य होता था वो होता था न्यायाधीश के रूप में। क्या कार्य होता था? न्यायाधीश के कार्य होते थे इसके, ठीक है। न्यायाधीश होता था ये एक तरीके से, या धार्मिक मामलों का प्रमुख भी होता था ये न्यायाधीश। और कोई धर्म से संबंधित मामला है तो डिसीजन यही करता था। धार्मिक मामलों का प्रमुख। एक और पद होता था मुगल काल के अंदर। क्या था वो? एक पद होता था मुहतसिब। मुहतसिब, मुहतसिब एक पद होता था। एक और पद होता था इनके काल में मीर ए वहर। मीर ए वहर का पद होता था। एक और पद होता था इनके काल के अंदर, बताओ क्या होता था? मीर ए बरर। मीर ए बरर, बरर। एक और पद होता था इनके शासनकाल में मीर ए आतिश। मीर ए आतिश। ये जो पद है यहां से क्वेश्चन पूछे जाते रहे हैं, अगर आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखोगे तो। एक और होता था मीर ए अर्ज। मीर ए अर्ज पद होता था इनके काल में। एक और पद होता था दारोगा ए डाक चौकी। दारोगा ए डाक चौकी, ये प्रमुख पद ही मैं आपको करवा रहा हूं। देखिए इन सभी पदों का अलग अलग क्या कार्य है। काजी का तो न्यायाधीश के रूप में कार्य है। मुहतसिब जो है इसको औरंगजेब ने नियुक्त किया था। औरंगजेब, औरंगजेब के द्वारा नियुक्त था। औरंगजेब के शासनकाल में इसकी नियुक्ति हुई। इसके बाद अगर चर्चा करते हैं मीर ए बहर, यह नौसेना प्रमुख होता था। नौसेना प्रमुख यानी जल सेना, नौसेना प्रमुख।
ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है, मुगल काल में नौसेना प्रमुख कौन था, यानी मुगल सेना की एक जल सेना भी थी, बात ये है, ठीक ठाक है ना। एक होता था मीर एवर, वन विभाग प्रमुख होता था, ये वन विभाग प्रमुख होता था ये। एक और पद होता था मीर ए आतिश, आतिश यानी बारूद, तो बारूद खाने का प्रमुख होता था ये, बारूद खाने का, यानी जितना भी गोला बारूद है इसी के अंदर होता था, बारूद खाने का ये प्रमुख होता था। एक और पद आता है मीर ए अर्ज, अर्ज किया है ना, अर्ज करना, अर्थात याचिका विभाग, याचिका विभाग प्रमुख था ये। और ये जो था दरोगा ए डाकची, ये होता था गुप्तचर विभाग, गुप्तचर विभाग। और पत्राचार या डाक विभाग कह लीजिए आप, है ना, पत्र विभाग, पत्र विभाग का ये प्रमुख होता था। ठीक है, ये कुछ पद हैं जो मुगल साम्राज्य के अंदर जो है वो रहे हैं। ठीक है, इसके बाद प्रांतीय प्रशासन, ये तो केंद्रीय प्रशासन की बात हो गई। प्रांतीय प्रशासन की बात करें तो अकबर के काल में कितने प्रांत थे, एक सिंपल सा क्वेश्चन बनता है, बताओ कमेंट में, अकबर के काल में कितने प्रांत थे, अकबर के काल में कितने प्रांत थे? अकबर के काल में कितने प्रांत थे? तो देखो, अकबर के काल में जो प्रांतों की बात करते हैं हम, तो अकबर के काल में जो प्रांत थे इनकी संख्या थी 12 प्रांत। बाद में बढ़कर जो है वो कितने हो गए, अकबर के शासन काल में ही 15 हो गए। बाद में यानी अकबर जब शासक बना तो 12 प्रांत इनको मिले और इन्होंने बढ़ाकर कितने कर दिए, 15 प्रांत कर दिए। बहुत छोटा क्वेश्चन है, लेकिन बहुत छोटे के साथ साथ उतना ही मोटा प्रश्न है, महत्वपूर्ण प्रश्न है। जब शाहजहां शासक बने, शाहजहां के काल में जो प्रांत है इनकी संख्या कितनी हो गई, 18 प्रांत, यानी राज्य की बात कर रहा हूं मैं। प्रांत का अर्थ होता है राज्य। जो अकबर जो मुगल काल के अधीन थे वो राज्य कितने थे, शाहजहां के काल में 18, अकबर के काल में 12, फिर बढ़कर हो गए 15। इसी प्रकार जब काल आया औरंगजेब का, 3 याद रखने, बाकी तो याद ही नहीं रखने हैं। औरंगजेब के काल में सर्वाधिक प्रांत थे, कितने बताओ, कितने, 20 प्रांत। औरंगजेब के काल में सर्वाधिक प्रांत थे 20, यानी औरंगजेब के काल में मुगल साम्राज्य का विस्तार सर्वाधिक था, 20 प्रांत थे किसके पास, औरंगजेब के पास। ठीक है, ये तीनों क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। प्रांत के अंदर जो है एक क्या होता था, प्रांत की शासन व्यवस्था की चर्चा करते हैं तो प्रांत में जो है वो शासक वर्ग में एक सूबेदार होता था, एक तो क्या होता था, सूबेदार, सूबे का, जैसे राज्य में कौन होता है, राज्यपाल होता है, उसी तरीके से एक होता था दीवान, एक होता था इसके नीचे का पद जिसे कहा जाता था बख्शी, बख्शी, और एक न्यायाधीश होता था जिसे काजी कहा जाता था। क्या कहा जाता था, काजी कहा जाता था। बस मैं इतना ही लिखा रहा हूं, बहुत ज्यादा विस्तार से मैं आपको नहीं करवा रहा हूं क्योंकि हम अपने लेवल का ही पढ़ रहे हैं, फिर रिवीजन का मजा नहीं आएगा आपको। इसके अलावा जो है वो गांव में जैसे क्वेश्चन पूछा जाए कि मुगल काल में गांव के अंदर राजस्व इकट्ठा करने वाला अधिकारी कौन होता था, या गांव में प्रशासनिक अधिकारी कौन होता था, मुगल काल में गांव में प्रशासनिक अधिकारी कौन होता था, तो पटवारी होता था मुगल काल में। ठीक है, गांव के अंदर बात करते हैं हम तो गांव में 2 अधिकारी हैं, एक तो राजनीतिक कौन है, जैसे वर्तमान में सरपंच होता है, मुगल काल में चौधरी होता था। कौन होता था, चौधरी, गांव को चौधरी है गए, ये बात भाई, ये गांव को चौधरी है तू, तो बिल्कुल हाँ, गांव का चौधरी होता था। और इस
इसके नीचे एक अधिकारी होता था, प्रशासनिक अधिकारी, जो पटवारी होता था। इसका कार्य था राजस्व इकट्ठा करना, पटवारी। रेवेन्यू ऑफिसर था इस टाइम ये, मुगल काल में पटवारी। ठीक है, तो ये चीजें आप याद रख सकते हो। थोड़ी सी सैनिक व्यवस्था की चर्चा करते हैं, इनके काल की सैन्य व्यवस्था देख लेते हैं। सैन्य व्यवस्था, अगर सैन्य व्यवस्था की चर्चा करते हैं अपन इनके काल की, तो सैन्य व्यवस्था में क्या था कि जो सेना थी ये दो भागों में बंटी हुई थी, एक केंद्रीय सेना और एक प्रांतीय सेना। सेना के दो भाग थे, सेना के दो भाग थे, एक केंद्रीय सेना थी और एक प्रांतीय सेना थी। केंद्रीय जो सेना है वो अहदी, अहदी कहलाती थी। क्या कहलाती थी? अहदी, अहदी कहलाती थी केंद्रीय सेना। ये केंद्रीय सेना होती थी, जो कि केंद्र की सेना कह लीजिए आप, केंद्रीय सेना जो अकबर या जो भी राजा होता था उसके नियंत्रण में होती थी। एक होती थी दाखिली सेना, दाखिली, दाखिली सेना जो होती थी वो प्रांतीय सेना होती थी, जो कि प्रांत की सेना होती थी, जो कि युद्ध के समय राजा का सहयोग किया करती थी। ठीक है, तो ये दो प्रकार की। इसके बाद अगर चर्चा करते हैं तो ये जो केंद्रीय सेना थी, फिर इसको भी कई भागों में डिवाइड किया हुआ था। केंद्रीय जो सेना है उसमें सवार सेना होती थी, एक तो सवार, और एक सवार यानी किसी के ऊपर सवार होकर चलती थी, घोड़े पर या हाथी पर या ऊंट पर, और एक होती थी पैदल सेना, एक होती थी पैदल सेना, ये पैदल ही चलती थी। सवार सेना भी कई भागों में बंटी हुई थी, जैसे कि वरगीर, बरगीर सेना, बरगीर, ये जो होती थी अस्त्र शस्त्र उपलब्ध करवाना कार्य था इसका। राज्य में अस्त्र शस्त्र उपलब्ध करवाना, उपलब्ध करवाना, हथियार उपलब्ध करवाना इसका कार्य था। एक इसमें सेना होती थी शिलेदार, क्या कहलाती थी? शिलेदार। इसका क्या कार्य था? शिलेदार का जो कार्य था वो था स्वयं अस्त्र शस्त्र, स्वयं के, इनके अस्त्र शस्त्र स्वयं के होते थे, स्वयं के अस्त्र शस्त्र होते थे, अस्त्र शस्त्र। फिर से समझ लो, जो केंद्रीय सेना होती थी उसमें सवार होते थे, सवारों की अलग अलग कैटेगरी थी। एक होता था बरगीर सवार, बरगीर सवार होता था, वो अकेला व्यक्ति होता था, वो कोई हथियार नहीं रखता था। जब भी युद्ध होता था तो जो राजा है, जो राज्य उसको रख रखा है, वो राज्य ही उसको हथियार देता था। यानी जो वर्गीय सैनिक होते हैं उनके पास पर्सनल कोई हथियार नहीं होते हैं। उनको, जैसे आप पुलिस में लगोगे तो आप बंदूक थोड़ी खरीदोगे, सरकार देगी आपको बंदूक, तो बस यही बात थी। दूसरा है सिलेदार, इनके पास खुद के हथियार होते थे, खुद के हथियार होते थे इनके। ठीक है, ठीक है। इसके बाद तीसरी बात करते हैं हम, तो अहसाम, अहसाम, अहसाम नामक एक सैनिक व्यवस्था थी, जिसके अंदर जो है वो युद्ध सैनिक, ये पैदल सैनिक होते थे, ये जो होते थे, सॉरी, ये पैदल सैनिक होते थे। ये दो ही प्रकार के हैं, ये पैदल सैनिक होते थे। अहसाम, एक तो पैदल सैनिक अहसाम कहलाते थे और दूसरे कहलाते थे सेहबंदी। सेहबंदी, सेहबंदी का अर्थ क्या हो गया कि ये युद्ध सैनिक होते थे। ठीक है, ये युद्ध के समय काम आते थे, युद्ध सैनिक होते थे ये, और ये माल गुजारी सैनिक होते थे, माल गुजारी सैनिक होते थे। और जो प्रांतीय सेना थी उसका कोई डिवाइडेशन था नहीं। ठीक है,
इसके बाद चर्चा करते हैं, तो एक इनका तोप खाना भी होता था। क्या होता था? तोप खाना। तोप खाना रखते थे, और तोप खाना दो प्रकार का होता था, दस्ती और जिनसी। तोप खाना, दो प्रकार का तोप खाना होता था इनके पास। एक होता था इनका जो तोप खाना है वो दस्ती तोप खाना, दस्ती, और दूसरा जो तोप खाने का प्रकार है वो है आपका जिनसी। जिनसी। बहुत सुंदर सुंदर क्वेश्चन आपके सामने है ये। दस्ती जो होता था उसमें हल्की तोप होती थी, हल्की तोप, जिनको आप कंधे पे उठा के चल सकते हैं। और जिनसी जो होता था उसमें भारी तोप होती थी, जिनको आप घोड़ों पर या हाथियों पर रखते थे। भारी तोप, हल्की तोप। और इसके बाद अगर चर्चा करें तो तोप तीन प्रकार की होती थी इसमें। ठीक है, तोप कितने प्रकार की थी? तोप तीन प्रकार की तोप थी इनके पास। पहली है ऐसी तोप जो नर नाल थी, नर नाल, यानी सैनिक कंधे पे लेके चलता था, सैनिक के पास होती थी ये। ठीक है, सैनिक अपने कंधे पे लेके चलता था। दूसरी होती थी इनके पास एक सैनिक जो गज नाल कहलाती थी, गज नाल, जो हाथियों पर होती थी, यानी बड़ी बड़ी तोप होती थी ये। ठीक है, बड़ी तोप होती थी, हाथियों का उपयोग किया जाता था इसमें। और तीसरी जो एक तोप होती थी वो होती थी सूत्रनाल, सूत्रनाल, सूत्रनाल। ये जो है वो घोड़ों पर सवार होती थी, घोड़ों पर, घोड़ों पर जो है वो इनको लेके जाया जाता था, सॉरी ऊंटों पर, ऊंटों, यानी शुतुरनाल, शुतुरमुर्ग की नाड़ ऊंची होती है तो ऊंटों पर सवार होती थी, ऊंटों पर। तो इस प्रकार तीन प्रकार की ये तोपे जो है वो रखा करते थे। नेक्स्ट देखिए आपके स्क्रीन पर क्या आता है। वाक्या, वाकिया नवीस क्या होता है, एक क्वेश्चन पूछा जा रहा है। देखिएगा क्या होता था, मुगल काल में एक पद होता था, यह भी अनवर अली जी, इस पद का नाम था क्या? नोट लगा के लिख लो, वाकिया नवीस। इसका कार्य था समाचार लेखन करना। नोट लगा के लिखो, वाकिया नवीस। ये एक पद होता था मुगल काल के अंदर, और इसका कार्य क्या था? समाचार लेखन करना। ये समाचार लिखा करता था, डेली जो घटनाएं होती थी उनको लिखता था, इसका काम यही था। ठीक है, वाक्य नवीस लेखक होता था जो समाचार लिखने का कार्य करता था। यानी जैसे कोई भी संदेश इधर से उधर भिजवाना है या कोई सूचना है, उन सब का ये लेखन किया करता था। ठीक है, नेक्स्ट देखिए क्या आता है आपकी स्क्रीन पर। तोप के बाद अगर चर्चा करते हैं तो राजस्व व्यवस्था की चर्चा करते हैं। देखिए राजस्व व्यवस्था, राजस्व व्यवस्था कैसी थी मुगल काल की? राजस्व व्यवस्था, और राजस्व व्यवस्था की अगर चर्चा करते हैं हम तो देखिएगा इसमें जो है वो राजस्व प्रमुख स्रोत था, क्योंकि जितनी भी आय थी वो राजस्व से ही होती थी। लगभग सारा का सारा भू राजस्व पर डिपेंड होता था। आज तो अलग अलग, जैसे हम इनकम टैक्स देते हैं, रोड टैक्स देते हैं, बहुत सारा तरह तरह का, जैसे कि आबकारी विभाग हो गया, बहुत सारा सरकार के पास पैसा आता है। लेकिन प्राचीन समय में मुगल काल में केवल आय का एक ही साधन था, वो था भू राजस्व, यानी जमीन से होने वाला आय। तो भू राजस्व एक प्रमुख जो है वो इस समय का जो है वो आय का स्रोत रहा है मुगल काल में। और अकबर ने तो भूमि की पैमाइश भी करवाई थी। तो क्वेश्चन पूछा जा सकता है किस मुगल शासक ने भूमि की पैमाइश करवाई थी? तो याद रखना राजस्व का मुख्य आधार जो था, राजस्व का मुख्य आधार क्या था? भू राजस्व, भू राजस्व।
यानी आय का मुख्य आधार कह रहा हूं मैं, आय का मुख्य आधार क्या था? भू राजस्व। अकबर ने भूमि की पेमाइश पेमाइश करवाई, यानी पूरा लेखा जोखा रखवाया इन्होंने और पेमाइश करवाई तथा एक भूमि मापन की पद्धति दी जिसे हम इलाही गज कहते हैं। क्या कहते हैं? इलाही गज। इलाही गज यानी भूमि मापने का एक, जैसे मीटर सेंटीमीटर या इसमें हम मापते हैं, उसी तरीके से इलाही गज का इन्होंने भूमि की पैमाइश में क्या किया? प्रयोग किया। ये याद रखना, क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि इलाही गज का प्रयोग किसने किसने किसके शासन में हुआ, प्लस भूमि की पैमाइश जो है वो किस मुगल शासक ने करवाई थी। तो ये दोनों क्वेश्चन आपसे जो है वो पूछे जा सकते हैं। ठीक है, इसके बाद अगर हम चर्चा करते हैं तो मुगल काल में जो भूमि है उसको 4 भागों में बांटा गया था। भूमि के प्रकार की अगर बात करते हैं तो 4 प्रकार की भूमि जो है मुगल काल में थी। कौन कौन से प्रकार की भूमि थी? पहली जो भूमि थी वो थी कौन सी? पोजल भूमि। पोलज भूमि, पोलज पोलज भूमि थी पहली, पोलज भूमि। दूसरी जो भूमि का प्रकार था वो था आपका परती भूमि। तीसरा जो भूमि का प्रकार था वो था आपका चच्चर भूमि, चच्चर छच्चर भूमि। और चौथी जो भूमि का प्रकार था वो था बंजर भूमि। कौन सी? बंजर भूमि, बंजर भूमि। और इनको किस आधार पर तय किया गया था? क्वेश्चन पूछा जाता है पोलज भूमि किस प्रकार की भूमि थी? ऐसी भूमि जिसमें एक वर्ष में दो फसल पैदा की जा सके, पैदा हो, एक वर्ष में 2 फसल पैदा हो, पोलज भूमि कहलाई। ऐसी भूमि जिसमें 2 वर्ष में जिसमें जिसमें 2 फसल के बाद 1 वर्ष भूमि खाली रहती थी। यानी 2 फसल ले ली आपने तो एक बार आपको आपका खेत खाली रखना पड़ता था। आपने मारवाड़ी में कहते हो हड़ाओ रहतो, हड़ाओ यानी 2 फसल लेने के बाद भूमि को 1 वर्ष के लिए खाली छोड़ा जाता था। चच्चर भूमि जो होती थी जिसमें 3 से 4 साल बाद, 3 से 4 वर्ष में 1 फसल होती थी। और ये जो बंजर भूमि थी ये तो आप सब जान ही गए, बंजर थी, इस पे फसल नहीं होती थी। तो ये भूमि यानी ये सर्वश्रेष्ठ भूमि है, ये थोड़ी कम और ये बिल्कुल बेकार। इस तरीके से भूमि को 4 भागों में बांटा गया और इसी के आधार पर टैक्स लगता था। जिस किसान के पास जैसी भूमि होती थी उसका टैक्स भी वैसा ही होता था। इन्होंने इस भूमि को और 3 भागों में बांटा, उत्तम भूमि, मध्यम भूमि और निम्न भूमि, वो बताने की आवश्यकता नहीं है। इसके बाद अगर हम चर्चा करते हैं तो इन्होंने जो है वो भूमि के लिए भूमि बंदोबस्त करवाया जिसका नाम रखा इन्होंने आइन ए दहसाला। आइन ए दहसाला पद्धति का उपयोग किया राजस्व के लिए। आइन ए दहसाला पद्धति बहुत ज्यादा प्रसिद्ध है। अकबर के राजस्व मंत्री या भू राजस्व मंत्री कौन था? टोडरमल। और टोडरमल ने एक भू राजस्व की पद्धति दी जिसका नाम क्या रखा गया? आइन ए दहसाला। आइन ए दहसाला, ठीक है, ये आप याद रख सकते हैं। और बाद में अकबर ने जो है वो इजारेदारी व्यवस्था का भी प्रयोग किया था जिसमें ठेका प्रथा का उपयोग किया था। ठीक है,
इसके बाद मैं अनअकैडमी पे पढ़ा रहा हूं, बिल्कुल पढ़ा रहा हूं। इसके बाद बात करते हैं तो मनसबदारी व्यवस्था की बात करते हैं। मनसबदारी व्यवस्था, एक क्वेश्चन पूछा जा सकता है आपसे, मनसबदारी व्यवस्था, क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि अकबर ने मनसबदारी व्यवस्था कहां से सीखी, या अकबर ने मनसबदारी व्यवस्था को कहां से ग्रहण किया, स्वीकार किया। तो ये बहुत अच्छा क्वेश्चन हो सकता है। अकबर ने मनसबदारी व्यवस्था मंगोलों से ग्रहण की थी। अच्छा क्वेश्चन है, लिख लो। अकबर ने मनसबदारी व्यवस्था मंगोलों से ग्रहण की। एक सीधा सीधा क्वेश्चन पूछा जा सकता है। एक बात अपने दिमाग में बिठा लो, देखो कोई कंफ्यूजन नहीं कर रहा हूं, आपको डरा नहीं रहा हूं, आपको केवल सतर्क कर रहा हूं, आगाह कर रहा हूं, क्योंकि अधीनस्थ बोर्ड के जो पेपर रहे हैं वो जनरली थोड़े से कठिन होते हैं। तो पेपर का लेवल आपका अच्छा खासा आएगा, जैसा रीट का लेवल आया था उससे कम नहीं आएगा, ये मान के चलिए। तो अपनी तैयारी को अगले 70 दिन में जितना ज्यादा आप स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं उतना बेहतरीन करने का प्रयत्न करें, ठीक है, उतना बेहतरीन करने का प्रयत्न करें, ठीक है। देखिए मनसबदारी की कौन सी व्यवस्था अकबर ने अपनाई थी, कौन याद कर रहा है आज? मनसबदारी की कौन सी व्यवस्था अकबर ने अपनाई थी? तो इन्होंने दशमलव पद्धति को जो है वो अपनाया था। मनसबदारी की जो व्यवस्था थी वो कौन सी थी? दशमलव पद्धति। यानी अकबर का जो मनसब होता था वो कैसे होता था? 10 का मनसब, फिर 100 का मनसब, फिर 1000 का मनसब, इस तरीके के जो है वो मनसब होते थे। तो क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि सबसे छोटा मनसब कौन सा होता था? सबसे छोटा और सबसे बड़ा मनसब, सबसे बड़ा मनसब, मनसबदार, और सबसे छोटा मनसबदार। जिसको 10 मनसब मिलता वो सबसे छोटा होता 10 मनसब, और जिसको 10,000 मनसब मिलता, यानी सबसे बड़ा हाईएस्ट जो पोस्ट थी 10,000 मनसब थी, और सबसे छोटी पोस्ट थी 10 मनसबदारी की। ठीक है, ये क्वेश्चन बहुत प्यारा है, पूछा जा सकता है। मान सिंह, मिर्जा राजा अजीज कोका और जहांगीर के पास जो है वो मनसब थे। याद रखना, क्वेश्चन पूछा जा सकता है मान सिंह के पास कितना मनसब था? मान सिंह को अकबर ने जो है वो कितना मनसब दिया था? मान सिंह को दिया था 7,000 मनसब। एक और शासक है, हिंदू शासक ही है, मिर्जा अजीज कोका। मिर्जा अजीज कोका, इनको भी इन्होंने जो है वो 7,000 मनसब दिया। 7,000 की जगह 70,000 हो गया, 7,000 मनसब दिया था। और जहांगीर को राजा बनने से पहले, शासक बनने से पहले, जहांगीर के पास जो है वो 12,000 मनसब था। ठीक है, कितना था? 12,000। ये अपवाद था, अपवाद। हालांकि मैक्सिमम जो मनसब है वो 10,000 है, 10,000 से बड़ा कोई मनसब नहीं है, लेकिन जहांगीर के पास 12,000 मनसब था। ठीक है, अब देखो, जिस व्यक्ति के पास 10 से लेकर और 500 मनसब होते थे उसको क्या कहा जाता था? 10 से 500 वाले को क्या कहा जाता था? 10 से 500 वाले को क्या कहा जाता था? मनसबदार, मनसबदार।
दार कहा जाता था। ठीक है, जिसके पास 500 से 2500 होते थे मनसब, 500 से लेकर 2500 मनसब होते थे, उसे अमीर कहा जाता था। अमीर, अमीर कहा जाता था। और जिसके पास 2500 से अधिक होता था, 2500 से ज्यादा मनसब होता था, 2500 प्लस होता था, उसे क्या कहा जाता था? अमीर ए उमरा। तो राजस्थान के क्वेश्चन बताओ आप, अमीर ए उमरा। तो राजस्थान के किस शासक को अकबर ने अमीर ए उमरा का उपाधि दिया था? बताओ, अमीर ए उमरा का उपाधि किसे दिया था? अमीर ए उमरा का उपाधि किसने दिया था? बताओ। अकबर ने। अमीर ए उमरा की उपाधि दी थी अपने ससुर भगवंत दास को। किसको? सॉरी, भारमल को। भारमल को, भारमल की पुत्री से इन्होंने विवाह किया था, हरकाबाई से। याद आ रहा है आपको कुछ? अभी भी देखो, हम, हालांकि मुझे पता नहीं कि हम कैसी मेहनत कर रहे हैं, लेकिन मेरी तरफ से तो मैं आपके लिए बेस्ट मेहनत कर रहा हूं। लेकिन अभी भी बच्चे 60, 59, 70 यही रहे हैं। और इस बार, हालांकि मैंने कहना छोड़ दिया है, आज बस मैं ऐसे ही कह रहा हूं आपको, मैंने इतने सेशन कर लिए। इस बार मैंने कभी नहीं कहा कि आप सब्सक्राइब करो या आप जो है वो लाइक शेयर करो। लेकिन अभी भी इतना, देखो, जो आप, जहां पर आप पैसे देकर पढ़ते हैं, ऐप खरीद कर पढ़ते हैं, कोर्स खरीद के पढ़ते हैं, या ऑफलाइन कोचिंग में जाके पढ़ते हैं, वो भी आपको रिवीजन नहीं करवाते। एक बार सिलेबस करवा दिए, नोट्स दे दिए, भैया चलो घर भाग जाओ, अपना रिवीजन खुद करो। पैसे देकर भी आपको कोई रिवीजन नहीं करवाता। हम आपको बिना पैसे लिए सबसे पहले सिलेबस पूर्ण करवा चुके हैं, दूसरी बार रिवीजन क्लास करवा रहे हैं, और फिर प्रैक्टिस भी करवाएंगे। लेकिन थोड़ा सा डिमोटिवेशन मिलता है, हालांकि ये समय डिमोटिवेट होने का है नहीं, क्योंकि अब अपने पास समय बहुत लिमिटेड है। ठीक है, लेकिन इस बार आपने मेरा साथ नहीं दिया है, इस बात का मुझे थोड़ा सा जो है वो थोड़ा मन खट्टा करने वाली बात है। चलो कोई बात नहीं है। अमीर, अमीर उल उमरा, ठीक है, ये याद रखना। अमीर 500 से 2500 अमीर, और 2500 प्लस अमीर ए उमरा। ठीक है, नेक्स्ट देखिएगा, अमीर ए आजम और अमीर ए उमरा दोनों एक ही है। आजम भी लिख लो साथ में, आजम, अमीर ए आजम, अमीर ए आजम प्लस अमीर ए उमरा दोनों एक ही है। 2500 प्लस अमीर ए आजम या अमीर ए उमरा, दोनों एक ही बात है। ठीक है, दोनों अलग नहीं है। क्वेश्चन पूछा जाएगा, मनसबदारी व्यवस्था को मुगल काल में कब दो भागों में बांट दिया गया? 1559 में से दो भागों में बांट दिया गया। मनसबदारी व्यवस्था को, मनसबदारी व्यवस्था को 1593 में दो भागों में बांटा, दो भागों में बांटा। तो 1593 में किसका शासन था? अकबर का था। तो अकबर ने ही बांटा इसे, एक जात और एक सवार। दो प्रकार के मनसब हो गए। अब एक हो गया आपका जात और एक हो गया सवार, जात और सवार। ठीक है, जात कौन सा होता था? पद व वेतन की जानकारी होती थी इसके, पद व वेतन, पद व वेतन की जानकारी के आधार पर जात होती थी। और सवार यानी सैनिक संख्या, सैनिक संख्या को क्या कहा जाता था? सवार, सैनिक संख्या। तो क्वेश्चन पूछा जा सकता है, किसने मनसबदारी व्यवस्था को दो भागों में बांटा?
इसके बाद बात करते हैं इसके बाद जो है वो किसानों की बात करते हैं। किसान, 3 प्रकार के किसान होते थे इनके काल में। किसान किसान के कितने प्रकार थे? किसान के प्रकार 3 प्रकार के किसान थे। एक किसान था खुद काश्त, जिसके पास खुद की स्वयं की भूमि होती थी। खुद की भूमि होती थी, वो खुद काश्त कहलाता था। दूसरा जो किसान था वो था पाही काश्त। क्वेश्चन पूछा जा सकता है पाही काश्त का संबंध किससे है? ये किसान का एक टाइप है, मुगल प्रशासन व्यवस्था से संबंधित है। पड़ोसी की जमीन, जो अपने पड़ोसी की जमीन को यूज करता था, पड़ोसी की जमीन जिसके पास थी। और तीसरा जो होता था वो होता था मुजारियम। ये ऐसा किसान होता था जिसके पास खुद की भी भूमि होती थी, प्लस वो दूसरों की भूमि का भी यूज करता था, अपने पड़ोसी की भूमि पर भी खेती करता था। यानी आपनो तो खेत है यार, आप हंसे भी लेके बालियो। तो ऐसा जो किसान होता था वो मुजारियम किसान कहलाता था। ये हो गया आपका मुगल काल का प्रशासनिक व्यवस्था पूर्ण। ठीक है, इसके बाहर क्वेश्चन जनरली नहीं पूछे जाएंगे, लगभग हमने कर लिए हैं। ठीक है, तो बताइए ये सेशन आपको कैसा लगा? अब मुगल काल के अंदर कल हम मुगल और राजपूत संबंधों की चर्चा करेंगे। ठीक है, कल हम मुगल राजपूत संबंधों की चर्चा जो है वो करने वाले हैं। तो अभी के लिए बस इतना ही। इसकी पीडीएफ आपको टेलीग्राम पे मिल जाएगी। पहले मैं आपको एनसीईआरटी से कंप्लीट सिलेबस करवा चुका हूं, ये रिवीजन क्लास है। और रिवीजन क्लास में एक बात देखो, मुझे पता नहीं है कि हम कैसा कर रहे हैं कैसा नहीं कर रहे हैं, लेकिन 2021-22 में जो रीट हुई है और हमने जो मेहनत की है वो अच्छा रंग लाई, इतना मुझे पता है। और उसी को बेस मानते हुए अब हम मेहनत कर रहे हैं। जो बच्चा, चाहे बच्चा 5 हो, 10 हो, 15 हो, 20 हो, 50 हो, जो बच्चे अंत तक इस परिवार पे जुड़े रहेंगे, हम आपसे कोई फीस वगैरह तो ले नहीं रहे, आपकी मर्जी है जुड़े रहना है तो, लेकिन जो जुड़े रहेंगे उनको पेपर में निश्चित तौर पर अच्छा खासा फायदा होगा। उन बच्चों से वो पीछे नहीं होंगे जो कोचिंग में पढ़ के आए हैं। इतना मैं प्रयत्न कर रहा हूं। हालांकि अकेला व्यक्ति हूं तो थोड़ा सा लिमिटेशन है, लेकिन फिर भी मैं अपनी तरफ से 100% करने का प्रयत्न कर रहा हूं ऐसे बच्चों के लिए जो घर पर सेल्फ स्टडी से तैयारी कर रहे हैं, जो कोचिंग में जाके नहीं पढ़ सकते हैं, जो आर्थिक कारणों से या सामाजिक कारणों से या पारिवारिक कारणों से घर से बाहर नहीं जा पा रहे हैं, कोचिंग में नहीं जा पा रहे, उनके लिए बस यही मेरा प्रयत्न है कि मैं कुछ ऐसा डाटा आप तक पहुंचाने का प्रयत्न करूं जो आपके पेपर में आपकी सहायता करे। और जो भी यहाँ करवाया जाता है आप अपने नोट्स में जरूर लिखें इन्हें। जहां आपने मुगल काल के नोट्स बनाए थे उसमें से जो नई चीजें हैं वो सारी ऐड करते जाएं। जैसे जैसे आप चीजें ऐड करते जाएंगे आपका जो डाटा है वो बेहतरीन बनता जाएगा। और जितना ज्यादा डाटा बेहतरीन होगा और जितना ज्यादा आप उसको याद करेंगे, रिवीजन करेंगे, उतना ही पेपर में आपको निश्चित तौर पर जो है वो बेनिफिट होगा। अभी के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, आप सब लोगों ने अपना समय दिया, इसके लिए। मिलते हैं एक और बेहतरीन सेशन में। और अब हम प्रयत्न करेंगे कि कोई भी क्लास अपनी मिस ना हो, कोई भी क्लास हम रद्द ना करें। और इसके अलावा भी मैं और कुछ बेहतरीन करने का भी प्रयत्न करूंगा, जिसका मैं आपके सामने जल्द ही जो है वो आपको बताऊंगा। तो क्या करने को तो यही है कि कुछ और बेहतरीन कार्य हम करने का प्रयत्न करेंगे। जो छोटे छोटे विषय है ना,
जिसको हम छोटा विषय मान रहे हैं, जैसे आपका शैक्षिक परिदृश्य, आरटी, इनके भी मैं कुछ शॉर्ट्स चीजें लेके आ रहा हूं आपके लिए, यानी वन लाइनर के रूप में कुछ ऐसे डाटा लेके आऊंगा जिससे कि क्विक रिवीजन हो सके, जल्दी रिवीजन हो सके। तो निरंतर कुछ ना कुछ और बेहतर करने का प्रयत्न करते हैं। इसी के साथ बहुत बहुत धन्यवाद, और पढ़ते रहिए, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए।